हंगरी का चुनाव सत्ता परिवर्तन से अधिक एक दिशा परिवर्तन। 12 अप्रैल 2026 को हंगरी में संपन्न हुए चुनाव में पीटर magyॉर की चुनाव में नाम है ये कोई पीटर magyॉर सीकर पीटर की तिस्जा पार्टी ने 2/3 बहुमत से विजय प्राप्त की। 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज विक्टर ओर्बन को संवैधानिक मूल्यों के हनन, व्यापक भ्रष्टाचार, रूस के प्रति झुकाव तथा यूरोपियन यूनियन की मुख्य धारा से अलग चलने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी हार में प्रमुख भूमिका निभाई। ओर्बन की यह पराजय रसिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में यूक्रेन तथा यूरोपीय संघ के लिए एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। हंगरी का संक्षिप्त परिचय। मध्य यूरोप का एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा 7 देशों से लगती है। उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया, दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया। इसका क्षेत्रफल लगभग 93,030 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के बिहार राज्य के लगभग बराबर है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यहाँ मुख्य रूप से ईसाई समुदाय की बहुलता है। यह देश अपनी विशिष्ट भाषा, समृद्ध इतिहास और यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए जाना जाता है। ओर्बन शासन और विवाद। विक्टर ओर्बन वर्ष 2010 से लगातार 4 आम चुनाव जीतकर हंगरी की सत्ता पर काबिज रहे। उन्होंने 2010, 2014, 2018 और 2022 के चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीते, जिससे उन्हें लंबे समय तक बिना बड़े राजनीतिक अवरोध के शासन चलाने का अवसर मिला। 2010 के बाद ओर्बन सरकार ने देश की राजनीति और संस्थागत ढांचे में व्यापक परिवर्तन किए। संविधान में कई संशोधन किए गए, चुनावी नियमों में बदलाव लाए गए, मीडिया व्यवस्था पर सरकारी प्रभाव बढ़ा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर प्रश्न उठे तथा प्रशासनिक शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ा। इन परिवर्तनों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता कमज़ोर हुई और सत्ता एक सीमित समूह के हाथों में सिमट गई। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार बढ़ते रहे। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आरोप लगाया कि अनेक सरकारी ठेके सत्ता से जुड़े व्यापारिक समूहों तथा करीबी लोगों को दिए गए। पारदर्शिता और विधि शासन से जुड़े प्रश्नों के कारण यूरोपियन यूनियन ने हंगरी की अरबों यूरो की कुछ सहायता राशियों पर रोक लगाई। यूरोपीय संघ के भीतर भी ओर्बन कई मुद्दों पर अलग रुख अपनाने के लिए जाने जाते रहे। प्रवासन नीति पर उन्होंने कठोर रुख अपनाया और अवैध आप्रवासन के विरोध को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया। इसी संदर्भ में यूरोपीय न्यायालय ने हंगरी पर 200 मिलियन यूरो का दंड लगाया था। रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान विक्टर ओर्बन सरकार का रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख लगातार विवाद का विषय बना रहा। जहां अधिकांश यूरोपीय देश रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंधों और यूक्रेन को व्यापक सहायता देने के पक्ष में थे, वहीं हंगरी ने अपनी ऊर्जा निर्भरता का हवाला देते हुए रूसी तेल और गैस आयात जारी रखा। यूरोपीय संघ ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता घटाने और वैकल्पिक आपूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाए, किंतु हंगरी ने अपने लिए कई छूटे और समय सीमा की मांग की। दिसंबर 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन के लिए प्रस्तावित 50 मिलियन यूरो सहायता पैकेज को हंगरी ने वीटो कर दिया, जिससे पूरे यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बाद में फरवरी 2024 में संशोधित व्यवस्था के साथ यह पैकेज पारित हो सका।
2026 में भी ओरबन सरकार पर यूक्रेन के लिए प्रस्तावित लगभग 90 बिलियन यूरो ऋण सहायता को रोकने का आरोप लगा, जिसे चुनाव परिणाम के बाद शीघ्र स्वीकृति मिलने की संभावना जताई गई। ओरबन सरकार का तर्क था कि हंगरी को युद्ध में नहीं घसीटा जाना चाहिए और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, लेकिन इस नीति ने हंगरी को यूरोपीय संघ के भीतर अलग थलग किया तथा रूस के विरुद्ध सामूहिक यूरोपीय रुख को कमज़ोर किया। यही कारण था कि शहरी मतदाताओं, युवाओं और यूरोप समर्थक वर्ग में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता गया। मैग्यार की जीत और नई दिशा। पीटर मैग्यार की विजय केवल सत्ता विरोधी मतों का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक संगठित और विश्वसनीय विकल्प के रूप में उनकी स्वीकार्यता का संकेत भी थी। लंबे समय तक विक्टर ओरबन के शासन के बाद जनता ऐसे नेतृत्व की तलाश में थी जो संस्थागत सुधार, आर्थिक स्थिरता और यूरोप से सामान्य संबंध बहाल कर सके। मैग्यार ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद संकेत दिया कि वे संविधान में संशोधन करेंगे तथा शासन व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल से अधिक पद पर न रहे, जिससे दीर्घकालिक सत्ता केंद्रीकरण पर रोक लग सके। विदेश नीति के स्तर पर मैग्यार ने स्पष्ट किया कि रूस के साथ व्यापारिक संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए जाएंगे, किंतु ऊर्जा निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि रूसी तेल पर निर्भरता समाप्त करने की समय सीमा 2027 को व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए 2035 चरणबद्ध परिवर्तन किया जाएगा, ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था पर अचानक दबाव न पड़े। साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन से संबंध सुधारने, रुकी हुई वित्तीय सहायता बहाल करने, भ्रष्टाचार की जांच तेज करने तथा न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता मजबूत करने की बात कही। चुनाव परिणाम के बाद यूरोपीय देशों और निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया इसी कारण देखी गई। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लंबे समय से स्थापित प्रशासनिक ढांचे में सुधार, महंगाई पर नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा, यूरोपीय संघ का विश्वास पुनः प्राप्त करना तथा गहराई तक ध्रुवीकृत समाज को साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैग्यार की जीत का यूक्रेन युद्ध, यूरोपियन यूनियन और रूस पर प्रभाव। पीटर मैग्यार की विजय का प्रभाव केवल हंगरी की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर यूरोपियन यूनियन तथा रसिया यूक्रेन वॉर से जुड़े व्यापक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से हंगरी यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, किंतु यूरोपीय संघ का सदस्य होने तथा कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर अलग रुख अपनाने के कारण पिछले वर्षों में उसका महत्व अपेक्षाकृत बढ़ गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान विक्टर ओरबन सरकार ने कई सहायता पैकेजों, प्रतिबंध प्रस्तावों और सामूहिक यूरोपीय नीति पर आपत्तियां दर्ज की, जिससे बुडापेस्ट बार बार केंद्र में रहा। यदि नई सरकार यूरोपीय संघ के साथ अधिक समन्वित रुख अपनाती है तो यूक्रेन सहायता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं। हालांकि मैग्यार ने यह भी संकेत दिया है कि यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन के साथ संबंध सुधारने की एक महत्वपूर्ण शर्त ट्रांसकार्पेथिया क्षेत्र में रहने वाले हंगेरियन समुदाय के भाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों का समाधान होगा। उनके अनुसार वहाँ के लोग केवल वे अधिकार चाहते हैं जो उन्हें पूर्व वर्षों में प्राप्त थे। साथ ही यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन सदस्यता का समर्थन तभी किया जाएगा जब वह आवश्यक राजनीतिक, आर्थिक और विधिक शर्तों को पूरा करे। आवश्यकता पड़ने पर इस विषय पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की बात भी कही गई है। रूस के संदर्भ में भी यह परिणाम महत्वपूर्ण है। विक्टर ओरबन के दौर में हंगरी यूरोप के भीतर उन देशों में गिना जाने लगा था जो रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख रखते थे। इसका मुख्य कारण वैचारिक निकटता से अधिक ऊर्जा निर्भरता और आर्थिक व्यावहारिकता थी।
हंगरी ने रूसी तेल और गैस आयात जारी रखा तथा कई यूरोपीय प्रतिबंध प्रस्तावों पर नरमी या छूट की मांग की। मैक्यार की जीत का अर्थ यह नहीं है कि हंगरी तत्काल रूस विरोधी नीति अपना लेगा। देश की ऊर्जा संरचना अभी भी बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है, इसलिए अचानक परिवर्तन व्यावहारिक नहीं होगा, किंतु इतना संभव है कि हंगरी यूरोपियन संघ के भीतर रूस के पक्ष में बार बार अवरोध खड़ा करने वाली भूमिका से पीछे हटे। यदि ऐसा होता है तो रूस के लिए यूरोप के भीतर एक उपयोगी राजनीतिक सहारा कमज़ोर पड़ेगा। इसके साथ ही यूरोप के उन देशों के सामने भी नई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जो अब तक हंगरी के विरोधी रुख की आड़ में रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम या सतर्क नीति अपनाए हुए थे। यदि बुडापेस्ट का रुख बदलता है तो ऐसे देशों को भविष्य में अपने वास्तविक मत और रणनीतिक प्राथमिकताएं अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखनी पड़ सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का बदलता स्वरूप, तकनीक, रणनीति और पश्चिमी सहायता की नई दिशा। रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल तोप, टैंक और सैनिकों का संघर्ष नहीं रह गया है। यह युद्ध अब तकनीक, डेटा, ड्रोन, रोबोटिक सिस्टम, रक्षा उद्योग, आर्थिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के सहारे लड़ा जा रहा है। हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि यूक्रेन अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि युद्ध की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका अपनी प्रत्यक्ष भूमिका सीमित कर रहा है, जबकि यूरोप यूक्रेन की सहायता में अधिक सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। तकनीक आधारित युद्ध की ओर यूक्रेन का झुकाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में कहा कि पहली बार युद्ध में एक रूसी पोजीशन पर कब्जा केवल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की मदद से किया गया। इस अभियान में ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स और एरियल ड्रोन्स का उपयोग हुआ। इसमें न इन्फेंट्री भेजी गई और न ही यूक्रेन को किसी सैनिक हानि का सामना करना पड़ा। यह केवल एक टैक्टिकल सफलता नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध के नए युग का संकेत है। डेल्टा सिस्टम, यूक्रेन का डिजिटल युद्ध मस्तिष्क। यूक्रेन ने अपनी कॉम्बैट यूनिट्स के लिए डेल्टा सिस्टम को अनिवार्य बनाया है। यह एक डिजिटल बैटलफील्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो फ्रंटलाइन यूनिट्स, कमांडर्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स को रियल टाइम में जोड़ता है। इसका लाभ यह है कि यूक्रेन अब केवल सामने मौजूद रूसी सैनिकों से नहीं लड़ रहा बल्कि पूरे बैटलफील्ड को एक नेटवर्क के रूप में देख रहा है। कौन सी सप्लाई लाइन कहाँ है, किस सेक्टर में कमजोरी है, किस स्थान पर ड्रोन स्ट्राइक करनी है, ऐसे निर्णय तेज़ी से लिए जा रहे हैं। युद्ध में सूचना जितनी तेज, प्रतिक्रिया उतनी प्रभावी होती है। डेल्टा सिस्टम ने यूक्रेन को यही क्षमता दी है। यूक्रेन की उभरती सैन्य रणनीति। यूक्रेन की नई रणनीति यह प्रतीत होती है कि वह सीधे बड़े इन्फेंट्री असॉल्ट की जगह पहले रूसी व्यवस्था को कमज़ोर करता है। इसके लिए वह रूसी ड्रोन यूनिट्स रूबिकॉन को टारगेट कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमला कर रहा है, मिलिट्री बेसेस और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निशाना बना रहा है, रेयर पोजीशंस पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहा है। जब बैटलफील्ड कमज़ोर पड़ता है तब सीमित ग्राउंड पुश की जाती है। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन स्थानीय गेंस लेने में सफल रहा है। युद्ध क्षेत्र की गति और बदलती गति मोमेंटम। हाल के आकलनों के अनुसार रूस अब भी कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी टेरिटोरियल गेंस की गति पहले की तुलना में काफ़ी धीमी हुई है। जहां पिछले वर्ष रूस औसतन प्रतिदिन 5 स्क्वायर माइल से अधिक क्षेत्र पर बढ़त बना रहा था, वहीं अब यह दर घटकर लगभग 1 स्क्वायर माइल प्रतिदिन रह गई है। दूसरी ओर यूक्रेन ने चुनिंदा क्षेत्रों में काउंटर गेन्स हासिल किए हैं। उपलब्ध आकलनों के अनुसार यूक्रेन ने अपनी दैनिक गेन रेट में 1.8 स्क्वायर माइल प्रतिदिन से अधिक सुधार किया है। फरवरी के दौरान कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन ने रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र से अधिक भूमि पुनः प्राप्त की। यह व्यापक काउंटर ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि यूक्रेन
बैटलफील्ड इनिशिएटिव के छोटे छोटे अवसर बना रहा है। युद्ध में केवल यह नहीं देखा जाता कि किसने कितनी ज़मीन ली, बल्कि यह भी देखा जाता है कि कौन मोमेंटम खो रहा है और कौन उसे पुनः प्राप्त कर रहा है। रोबोटिक सिस्टम और मानव संसाधन संरक्षण। यूक्रेन ने बताया कि 2026 के पहले 3 महीनों में ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने 22,000 से अधिक मिशंस पूरे किए। इसका अर्थ है कि हजारों बार उन क्षेत्रों में मशीनें भेजी गईं जहां मानव सैनिक भेजना अत्यंत खतरनाक होता। इन रोबोटिक सिस्टम्स का उपयोग घायल सैनिकों को निकालने, रिकॉनेसेंस मिशंस, फॉरवर्ड असॉल्ट सपोर्ट, दुश्मन पोजीशन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से मैन पावर किसी भी देश की लंबे युद्ध में मैन पावर किसी भी देश की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। यूक्रेन सैनिकों को बचाते हुए युद्ध लड़ने का मॉडल विकसित कर रहा है। अमेरिकी नीति में परिवर्तन। अमेरिकी रक्षा विभाग के वरिष्ठ नीति अधिकारी एल्ब्रिज कॉल्बी ने कहा कि भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता सिग्निफिकेंट अमेरिकी योगदान पर निर्भर नहीं रह सकती। उनके अनुसार यूरोप को अब महाद्वीप की कन्वेंशनल डिफेंस की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। यह बयान केवल नीति टिप्पणी नहीं बल्कि अमेरिकी रणनीतिक दिशा का संकेत है। पिछले वर्षों में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और सैन्य सामग्री दी थी। इनमें से बहुत सी सहायता अमेरिकी स्टॉकपाइल्स से भेजी गई थी। अब वॉशिंगटन का तर्क है कि सीमित भंडार को लगातार खाली करना लंबे समय तक संभव नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नई अमेरिकी सैन्य सहायता लगभग समाप्त हो चुकी है। अब अमेरिका सीधे मुफ्त सहायता देने की बजाय हथियार बेचने को तैयार है यदि उसके लिए सहयोगी देश भुगतान करें। यह बदलाव ग्रांट मॉडल से परचेज मॉडल की ओर संक्रमण को दर्शाता है। यूरोप की बढ़ती भूमिका। यूक्रेन के लिए स्पष्ट है कि युद्ध जारी रखने हेतु बाहरी सहायता आवश्यक है। ऐसे में वह कई माध्यमों से संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जर्मनी ने अतिरिक्त पेट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल्स के वित्त पोषण की घोषणा की है। साथ ही IRIS-T सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम और यूक्रेन में निर्मित लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के लिए भी धन उपलब्ध कराया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने वार्षिक सैन्य सहायता पैकेज के अंतर्गत 1,20,000 ड्रोन्स देने की घोषणा की है। नीदरलैंड्स ने ड्रोन कैपेबिलिटीज़ के लिए सैकड़ों मिलियन यूरो निर्धारित किए हैं। बेल्जियम और स्पेन ने भी एयर डिफेंस, आर्टिलरी और फाइटर सपोर्ट के लिए नई सहायता घोषित की है। इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि यूरोप अब केवल राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि सैन्य क्षमता निर्माण में भी आगे बढ़ रहा है। सहायता के आंकड़े क्या बताते हैं? कील सपोर्ट ट्रैकर के अनुसार 2025 में अमेरिकी सैन्य सहायता में 99% गिरावट आई। दूसरी ओर यूरोप ने अपनी सहायता बढ़ाई। वित्तीय और मानवीय सहायता में 59% वृद्धि, सैन्य सहायता में 67% वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप कुल सहायता स्तर पिछले वर्षों के करीब बना रहा। सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। सहायता घोषणाओं के बावजूद यूक्रेन अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी से जूझ रहा है। विशेष रूप से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए पर्याप्त सिस्टम्स उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी समस्या यह है कि पश्चिमी रक्षा उद्योग मांग की गति के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहा। अर्थात धन और राजनीतिक इच्छा पर्याप्त हो सकती है परंतु औद्योगिक क्षमता अभी भी बाधा बनी हुई है। निष्कर्ष: यूक्रेन अब केवल मोर्चे पर टिके रहने की कोशिश नहीं कर रहा, वह युद्ध को अधिक बुद्धिमान, अधिक तकनीकी और कम मानव हानि वाला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेल्टा सिस्टम, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, ड्रोन्स और रोबोटिक सिस्टम्स मिलकर उसकी नई सैन्य सोच को आकार दे रहे हैं। दूसरी ओर युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी बदल रहा है। अमेरिका प्रत्यक्ष सहायता से दूरी बना रहा है
जबकि यूरोप धीरे धीरे उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह युद्ध केवल फ्रंटलाइन पर नहीं बल्कि फैक्ट्रीज, बजट्स, पार्लियामेंट्स और अलायंसेस के भीतर भी तय होगा। रूस के पास संख्या और संसाधन हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन का प्रयास दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध में इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन और सस्टेन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट भी निर्णायक शक्ति बन सकते हैं। इसमें एक बात है, यूक्रेन वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि रशिया के पास मैन पावर की बहुत कमी है, तो वो सबको पैसा दे के, लालच दे के लोग देखे, अब इंडिया के आदमियों को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, वो कोरिया, नॉर्थ कोरिया से ले आए, अफ्रीका से ले आए, तो वो फौजें लगातार नहीं जोड़ रहा। तो बोले हम लोग जितने वो जोड़ते हैं उससे ज़्यादा को मार देते हैं, तो रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मतलब इतनी जोड़ने के बाद में भी रशिया के पास बड़ी समझ। दूसरा, उनके जो सोर्सेज हैं तेल बेच के पैसे लेने के, तो उनको वो डैमेज कर रहे हैं। तो रशिया को खास फायदा इससे उठा नहीं पाया। अब ये पैसे बड़ी तो उनके पास रास्ता नहीं देगा, उनकी पाइप लाइन है, उनकी वो उनके ऊपर ड्रोन हमला कर तो अब रशिया जो है पोजीशन बढ़िया है नहीं। अब वो अपने खुद की, अच्छा दूसरे को ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं, जापान से समझौता किया, सऊदी अरबिया से किया, और अमेरिका को हेल्प करी। मतलब जो देश के ऊपर 4 साल से अटैक हो रहा, छोटा सा देश, इस पोजीशन में आने का कारण क्या है कि स्पिरिट है लोगों को, उनके लिए मरने जीने का सवाल। जैसे इजराइल के पास, इजराइल में बहुत जबरदस्त, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब वो करें, जो लोग बिजनेस में थे वो लगे हुए हैं कि बिजनेस तो बाद की बात है। अभी हमारी सारी डिफेंस इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि रशिया से 2-3 महीने अगाऊ रहते हैं, तो रशिया फिर नकल कर लेता, इस समय और आगे निकल जाता है। तो वो रशिया को दबा के रखा, रशिया अब सफल हो नहीं रहा है, और वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। हथियार ज़्यादा कोई यूरोप से आने गए, अपना खुद ही वो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो रशिया की पिटाई होती है यूक्रेन के हाथ, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। अच्छा लगा। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष, प्रमुख घटनाएं और विस्तार 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026। 13 से 19 अप्रैल के बीच ईरान से जुड़ा संकट केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परमाणु वार्ताओं, समुद्री मार्गों, आर्थिक दबाव और क्षेत्रीय कूटनीति के स्तर पर तेजी से आगे बढ़ा। इस सप्ताह स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज संघर्ष का मुख्य केंद्र बना रहा, जहां अमेरिका और ईरान दोनों ने दबाव तथा वार्ता की समानांतर रणनीति अपनाई। 13 अप्रैल अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को लेकर अटक गई। अमेरिकी पक्ष ने यूरेनियम एनरिचमेंट पर 20 वर्ष की रोक, एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल बाहर भेजने और हॉर्म्यूज में निर्बाध शिपिंग की शर्त रखी। ईरान ने इन शर्तों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसने एनरिचमेंट पर लंबी रोक की बजाय कम अवधि का प्रस्ताव दिया और स्टॉकपाइल बाहर भेजने के स्थान पर उसे डाउन ब्लेंड करने का विकल्प रखा। इसी दौरान यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरानी शिपिंग पर दबाव बढ़ाया, जबकि अन्य जहाज़ों के लिए मार्ग खुला रखने की कोशिश की। इस प्रकार वार्ता और दबाव नीति साथ साथ चल रही है। डाउन ब्लेंड, खतरनाक स्तर तक एनरिच्ड यूरेनियम को कम शक्तिशाली स्तर तक बदलना। 14 अप्रैल यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 13 अप्रैल से लागू मैरीटाइम ब्लॉकेड के बाद किसी वेसल ने ईरानियन पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ब्रीच नहीं किया। साथ ही अमेरिका ने ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस वेवर रिन्यू न करने का संकेत दिया, जिससे ईरान के तेल निर्यात पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा।
इसी बीच दोनों पक्षों ने इस्लामाबाद चैनल के माध्यम से आगे की वार्ता की संभावना खुली रखी, जिससे टकराव और बातचीत साथ साथ चलते दिखाई दिए। 15 अप्रैल अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत के अगले दौर के लिए 2 स्पष्ट शर्तें रखी। पहली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ को पूरी तरह से खोला जाए ताकि समुद्री आवाजाही सामान्य हो सके। दूसरी, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास किसी संभावित समझौते को अंतिम रूप देने का पूर्ण अधिकार हो। उधर पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान दोनों पर 45 दिनों के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने का दबाव दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि 22 अप्रैल को समाप्त हो रहे सीज़ फायर को आगे बढ़ाने पर वे सहमत नहीं हैं। इसी बीच ईरान ने मौजूदा विराम का उपयोग अपनी सैन्य क्षमताओं को पुनर्गठित करने में करना शुरू किया। रिपोर्टों के अनुसार वह मिसाइल बेसिस पर सुरंग प्रवेश द्वार फिर से खोलकर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही खबरें सामने आई कि ईरान ने 2024 में चाइना से खरीदे गए एक एडवांस्ड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट का उपयोग युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एसेट्स की निगरानी के लिए किया। उधर इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने लेबनान में संभावित सीज़ फायर पर विचार करने के लिए बैठक की। इस प्रकार क्षेत्रीय मोर्चों पर समानांतर कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहे। 16 अप्रैल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का मुख्य विवाद यूरेनियम एनरिचमेंट और ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल पर केंद्रित रहा। इससे संकेत मिला कि न्यूक्लियर मुद्दा अब भी किसी संभावित समझौते की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। इसी बीच रिपोर्टों में कहा गया कि इन वार्ताओं में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की भूमिका बढ़ी है। परंपरागत रूप से ऐसे निर्णय ईरान के नागरिक नेतृत्व के दायरे में माने जा रहे हैं। ट्रंप ने घोषणा की कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज़ फायर पर सहमत हुए हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि स्थायी शांति के लिए हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना होगा। 17 अप्रैल IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ से निकलने वाले जहाज़ों के लिए नई शर्तें रखी। इन शर्तों के अनुसार केवल गैर शत्रु देशों के कॉमर्शियल वेसल्स को गुजरने की अनुमति होगी। जहाज़ों को ईरान द्वारा स्वीकृत रूट से जाना होगा और पैसेज के लिए ईरानियन फोर्सेस से समन्वय करना होगा। इसी दिन IRGC ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने हॉर्मूज़ को पूरी तरह खुला बताया था। इससे तेहरान के भीतर नीति स्तर पर मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए। उधर अमेरिकी नाकाबंदी के बीच कोई ईरानियन लिंक्ड वेसल ब्लॉकेड लाइन पार नहीं कर सका। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि 19 जहाज़ों ने अमेरिकी निर्देश पर वापसी की, जबकि गैर ईरानी जहाज़ों की आवाजाही जारी रही। 18 अप्रैल IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर और कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा की कि किसी भी प्रकार या किसी भी देश के जहाज़ को पैसेज की अनुमति नहीं होगी। इससे क्षेत्रीय शिपिंग और ऊर्जा बाजार पर नया दबाव बना। IRGC से जुड़े माध्यमों ने यह भी कहा कि अमेरिकी मांगों को अत्यधिक मानते हुए ईरान ने फिलहाल अगली वार्ता पर सहमति नहीं दी है। कूटनीतिक प्रतिक्रिया फिर अनिश्चित हो गई है। उधर US सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है और अब तक 23 जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। 19 अप्रैल IRGC ने संकेत दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ पर उसका सख्त रुख जारी रहेगा। दूसरी ओर अमेरिकी पक्ष ने कहा कि ईरान समुद्री मार्ग को दबाव या ब्लैकमेल के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। उधर पाकिस्तान ने अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता की संभावना जताई। इस प्रकार टकराव के बीच कूटनीतिक चैनल अब भी खुले हुए हैं। इस सप्ताह के घटनाक्रमों से स्पष्ट हुआ कि ईरान संकट अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच सीमित विवाद नहीं रहा,
बल्कि इसका प्रभाव व्यापक क्षेत्रीय राजनीति और शक्ति संतुलन पर पड़ रहा है। पाकिस्तान ने मध्यस्थ भूमिका निभाने के साथ गल्फ़ देशों से अपने संबंध मजबूत किए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर सहमति दी, जबकि पहले से मौजूद $5 अरब की जमा सहायता व्यवस्था भी आगे बढ़ाई गई। यह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सहारा देने और गल्फ़ पक्षीय समीकरणों को मजबूत करने वाला कदम माना गया। समानांतर रूप से पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे, जिनका घोषित उद्देश्य संयुक्त रक्षा सहयोग, ऑपरेशनल रेडीनेस और क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय था। इससे संकेत मिला कि क्षेत्रीय देश इस संकट को केवल कूटनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं। आने वाले समय में यह संघर्ष केवल वार्ता मेज या सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार मार्गों, ऊर्जा बाजारों और बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों के भीतर भी तय होगा। लेटेस्ट तो वही कंफ्यूज सिचुएशन, कोई क्लैरिटी का है। इजराइल डिटरमिन है कि वो मानना मुश्किल है। बिना न्यूक्लियर चीज़ का पूरा जो है और जो टेररिज्म है फैलाता है ईरान, उस पर भी जो अरब काउंसिल है देश, खड़ी के देश हैं, जब तक उस पर कंट्रोल नहीं हो नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं इसका इल्ज़ाम हो जाए और ईरान के ऊपर हथियारों पर भी रिस्ट्रिक्शन करो। यूएई वाले का रिस्ट्रिक्शन जब तक नहीं होता कोई बात ही फायदा नहीं, ये तो गुंडागर्दी करेगा। तो ये काफ़ी कड़ा रुख है अरब सऊदी अरबिया का, यूएई का तो बहुत ही कड़ा, बाकी सारे ये जरा ट्रिकी चीज़ है। देखो फ्लूइड सिचुएशन है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो वैक्सीनेटिंग आदमी है, उसका कोई विश्वास है नहीं, और वो इजराइल के खिलाफ जाना उसके इजराइल के खिलाफ भी हो सकता है ना, हो नहीं सकता, उसके बस की बात है। और इजराइल है वो प्रैक्टिकल है, वो मानते नहीं, वो बोले हम तो इसको ख़त्म करें। ये इश्यू बार बार मिली, कोई फैसला ऐसे होगा। अब ट्रम्प ने कहा कि भाई इजराइल को कह दिया गया कि लेबनान में हमले नहीं करेगा। उसने कहा तुम कौन हो कर पाए उसे भी हमला कर दिया। उसने आराम किया, थोड़ी देर बाद हमला कर दिया। केन बेतवा परियोजना, उद्देश्य, प्रभाव और वर्तमान आंदोलन का प्रश्न। केन बेतवा परियोजना भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जिसे क्रियान्वयन स्तर तक लाया गया है। इसके अंतर्गत केन नदी का जल बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाना है। दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। परियोजना के अंतर्गत लगभग 221 किलोमीटर लंबी नहर, सुरंग, बांध तथा अन्य संरचनाएं बनाई जानी हैं। इसका मुख्य केंद्र दोधन बांध है, जो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। यह परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना का हिस्सा है, जिसकी अवधारणा 1980 में रखी गई थी। परियोजना कब शुरू हुई? केन बेतवा लिंक का विचार लंबे समय से चर्चा में रहा है। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए समझौता हुआ। 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय तथा दोनों राज्यों के बीच औपचारिक समझौता हुआ। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इसके बाद परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। सरकार के अनुसार संभावित लाभ:
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों को जल संकट से राहत मिलने का दावा किया गया है। लाभार्थी जिलों में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, रायसेन, झांसी, ललितपुर, बांदा और महोबा आदि शामिल बताए गए हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। परियोजना का सबसे अधिक विवादित पक्ष इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। आधिकारिक पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के अनुसार दोधन जलाशय से लगभग 9000 हेक्टेयर क्षेत्र डूब क्षेत्र में आएगा। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 4141 हेक्टेयर कोर क्षेत्र, लगभग 1014 हेक्टेयर बफर क्षेत्र, 1314 हेक्टेयर बफर क्षेत्र प्रभावित होने की बात कही गई है। अन्य रिपोर्टों में पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 10% हिस्से पर प्रभाव की आशंका व्यक्त की गई है। सरकारी दस्तावेजों में लगभग 6809 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन का उल्लेख मिलता है। पेड़ों की कटाई परियोजना के सबसे विवादित पहलुओं में शामिल हैं। विभिन्न रिपोर्टों में लगभग 20 से 30 लाख पेड़ों के कटने या डूबने की संभावना व्यक्त की गई है। यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव केवल वृक्ष संख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय तापमान, जैव विविधता, मिट्टी संरक्षण और वर्षा चक्र पर भी पड़ सकता है। वन्य जीवों पर प्रभाव। पन्ना क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2009 में यहाँ बाघों की स्थानीय समाप्ति के बाद पुनर्स्थापन कार्यक्रम चलाया गया था। बाद में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। बड़े बांध, जलाशय और निर्माण गतिविधियाँ इस संरक्षण प्रयास को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की धारा में स्थित घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र, गिद्धों के घोंसले वाले क्षेत्र तथा अन्य वन्य जीव आवासों पर भी प्रभावित होने की पूरी संभावना है। वर्षा और जलवायु पर अध्ययन। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बड़े पैमाने पर नदी जोड़ों परियोजनाओं से भूमि की नमी, वाष्पोत्सर्जन, वायु प्रवाह और वर्षा चक्र पर प्रभाव की संभावना जताई गई। अध्ययन के अनुसार सितंबर माह में कुछ क्षेत्रों में औसत वर्षा में कमी देखी जा सकती है। उड़ीसा लगभग 12% कमी, आंध्र प्रदेश लगभग 10% कमी, राजस्थान गुजरात लगभग 9% कमी, मध्य भारत के कुछ भाग लगभग 8% कमी। वहीं कुछ क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग 12% वृद्धि, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ भाग लगभग 10% वृद्धि। अर्थात अध्ययन के अनुसार नदी जोड़ों परियोजनाएं वर्षा को समान रूप से प्रभावित नहीं करती, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न कर सकती हैं। विस्थापन और पुनर्वास। परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या अलग अलग स्रोतों में भिन्न बताई गई है। आधिकारिक उत्तरों में 10 गांवों के लगभग 1913 परिवारों के प्रभावित होने का उल्लेख है। अन्य रिपोर्टों में छतरपुर और पन्ना जिलों के 21 गांवों तथा लगभग 7000 परिवारों के विस्थापन की बात कही गई है। सरकार ने पुनर्वास योजना राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अनुसार तैयार किए जाने की बात कही है। वर्तमान आंदोलन क्यों हो रहा है? हाल के महीनों में परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया, जिसके कारण निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दोधन गांव क्षेत्र में प्रभावित ग्रामीण कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे। बाद में प्रशासन से बातचीत के बाद आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। ग्रामीणों की मुख्य मांगें थी घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन, गांव के बदले गांव, उचित मुआवजा, पारदर्शी पुनर्वास व्यवस्था। ग्रामीणों का आरोप था कि घरों और ज़मीन का मूल्यांकन बहुत कम किया गया, भुगतान में देरी हुई, मुआवजा पाने में प्रशासनिक कठिनाइयां आईं,
कुछ मामलों में रिश्वत मांगे जाने के आरोप भी लगाए गए। प्रशासन का पक्ष। स्थानीय प्रशासन ने मुआवजे के वितरण, शिकायतों की जांच और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बड़ी राशि प्रभावित लोगों में वितरित की जा चुकी है तथा शेष शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है। कानूनी और संस्थागत प्रश्न। परियोजना के कानूनी और संस्थागत पक्ष भी उल्लेखनीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सशक्त समिति CEC ने पूर्व में परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, वैकल्पिक सिंचाई उपायों तथा वन्य जीव प्रभावों पर प्रश्न उठाए। कुछ मामलों में पर्यावरणीय और वन्य जीव स्वीकृतियों को लेकर न्यायिक स्तर पर भी विवाद रहे हैं। अंतिम वन स्वीकृति कई शर्तों के साथ की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परियोजना को सामान्य निर्माण योजना की तरह नहीं देखा गया। निष्कर्ष। केन बेतवा परियोजना को केवल सिंचाई या केवल पर्यावरण के प्रश्न के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक और सरकार इसे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जल, कृषि और ऊर्जा समाधान के रूप में प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्र, पन्ना टाइगर रिजर्व, वर्षा पैटर्न, विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े गंभीर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि यह परियोजना केवल इंजीनियरिंग निर्माण नहीं बल्कि विकास, पर्यावरण और सामाजिक न्याय से जुड़ा व्यापक विषय है। ये ब्यूरोक्रेसी के बस की बात नहीं है, पॉलिटिशियंस की, इसलिए सारा काम खराब हो जाता है। सारी परियोजना में कहीं भी कोई सिस्टमेटिकली अच्छा काम हो। पर हम लोगों में है नहीं वो कैपेसिटी, करप्शन बहुत है, ये है, इनएफिशिएंसी बहुत है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़े 2026 के विधायी प्रस्ताव। भारत सरकार ने हाल ही में 3 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए हैं, जिनका उद्देश्य नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, डीलिमिटेशन करना, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करना है। यह पूरा कदम 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून से भी जुड़ा है, क्योंकि उस कानून के लागू होने को नई जनगणना और डीलिमिटेशन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। वर्तमान लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। यह सीट व्यवस्था लंबे समय से 1971 की जनगणना के आधार पर बनी हुई है और बाद के दशकों में इसे स्थिर रखा गया था ताकि राज्यों के बीच सीटों का अनुपात तुरंत न बदले। यह व्यवस्था 2026 तक प्रभावी मानी जाती है। अब सरकार नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण करना चाहती है। नए प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 तक की जा सकती है। इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित बनाना बताया गया है। नई जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की जाएंगी। इससे कई राज्यों में सीटों की संख्या और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। हाँ, तो वो पॉपुलेशन से चेंज नहीं करेंगे, वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा करेंगे बस। जो भी है जितना है वैसा ही। हाँ, क्षेत्र तो निर्धारण करने पड़ेंगे। 2 की जगह 3 आप पार्लियामेंट्री सीट करें तो डिलिमिटेशन तो करना पड़ेगा, और कोई जरूरत नहीं आएगा। साउथ में जैसे तमिलनाडु में 2-3 सीटें रहे, प्रोपोर्शन वही रहे, प्रोपोर्शन चेंज। क्यों ये जानते थे कि वो होगा तो वो बखेड़ा हो जाएगा, तो फिर भी ये हुआ ही नहीं, ये तो गिर गया। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें
महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों में भी महिलाओं के लिए समान अनुपात लागू होगा। आरक्षित सीटों का निर्धारण रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। डीलिमिटेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा जो राज्यों के बीच सीटों का आवंटन करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करेगा और आरक्षण व्यवस्था लागू करेगा। प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, उस पर आपत्तियां ली जाएंगी और सार्वजनिक सुनवाई भी कराई जा सकती है। वर्तमान स्थिति में नई जनगणना अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन जनगणना के बाद ही आगे बढ़ेगा। परंतु यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका, इसलिए फिलहाल 1971 की जनगणना पर आधारित वर्तमान सीट व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। लोकसभा के विस्तार, नई जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण और महिला आरक्षण के तत्काल क्रियान्वयन से जुड़े प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुए हैं। हमें कोई विश्वास नहीं।